हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है, जिसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री, यानी कि पेपर 2 जो हमारे पास है। उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम सेकेंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम अपने पहले वाले लेक्चर में यह बात कर चुके हैं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड हमने काफी सारे पॉइंट्स पर ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, जैसे कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसी में ही हम पढ़ेंगे कि स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होता है, और उसको ही कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने आप सभी को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के 2-3 लेक्चर्स को जब मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो उन सभी लेक्चर्स को जरूर चेकआउट कर लीजिए, जिससे यह लेक्चर आपको और भी आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे तो आप लोग पहले से ही इन चीज़ों के बारे में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा जो सिलेबस है वो एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही स्टार्ट होता है, लेकिन ये हमारे पास जो बेसिक पोर्शन है, इन्हें कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम पहले बात करते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है। तो पहले मैं डिफिनीशन लिखवा दूँ, उसके बाद सारी चीज़ों को मैं समझाता हूँ। तो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर आप ऐसे लिखिए दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगे वो सभी के सभी हमारे सिस्टम से ही कंक्लूड होंगे। एक बात और ध्यान रखना, ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली हम सिस्टम के बारे में ही पढ़ते हैं। सराउंडिंग तो हमारे पास एक पार्ट है जिससे हम सिस्टम को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम बाउंड्री का भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो बस इस बात का खास ध्यान रखना कि हमें सारी बातें सिस्टम पर ही करनी है, लेकिन हम बाउंड्री से सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, तो द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम इज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, यह क्या होता है, यह एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, whose वैल्यू, जिसका वैल्यू जो होता है, whose वैल्यू डिपेंड अपॉन, ठीक है, डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मैटर ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब ये बातें मैंने लिख दिया, ये हमारे पास एक्चुअली एक डिफिनीशन है, इसी के ही द्वारा हम सभी चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन को यहां पर क्या बात बोला जा रहा है कि हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम का वह प्रॉपर्टी होता है जो उस सिस्टम के मैटर के साइज पर डिपेंड करता है। यानी कि जितना बड़ा हमारे पास सिस्टम होगा, उसका प्रॉपर्टी भी उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, यानी कि उस पर डिपेंड करेगा। ओके, अभी मैं समझाऊंगा जब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर बातें करेंगे तो वहां पर हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको डिफरेंशिएट करना इजी पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूं, फिर उसके बाद हम अभी इसे पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम 1-2 एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके भी 1-2 एग्जांपल लिख देंगे, उसके बाद मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में 1-2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि हमारे पास हो गया वैल्यूम। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एक छोटे से गिलास में वाटर ले लें, पानी ले लें, तो उसका वैल्यूम अलग होगा। अगर हम एक पूरे बाल्टी में ही पानी ले लेते हैं तो उसका वैल्यूम अलग होगा। यानी कि हमारे पास जो मैटर का साइज है,
ठीक है, उस पर क्या कर रहा है, हमारा वैल्यूम जो है वह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि उसके साइज पर डिपेंड कर रहा है। एक गिलास में वाटर लेंगे तो उसका अलग वैल्यूम होगा, अगर एक बाल्टी में वाटर लेंगे तो उसका एक अलग वैल्यूम होगा, ठीक है। तो मैटर के साइज पर डिपेंड कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमने वैल्यूम देख लिया। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी इस कैटेगरी में आ सकता है। ओके, अब इसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वैल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या, वैसे ही हमारे पास एनर्जी भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो एक काम करो, पहले आप यहीं पर रोक दो इस चीज़ को, अभी और भी मैं एग्जाम्पल्स बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट हमारे पास डिफिनीशन होगा, द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, is a property whose value does not depend upon the size of matter of सिस्टम, ठीक है। बस इसका जस्ट मैंने अपोजिट डिफिनीशन लिखवा दिया, अब आपको कंपेयर करने में आसानी पड़ेगी। मैंने यह बात बोला कि हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो सिस्टम के मैटर के साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास मैटर होगा उसका प्रॉपर्टी भी उस पर डिपेंड करेगा। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर एक गिलास में हम पानी लेते हैं या फिर एक पूरे बाल्टी में पानी लेंगे तो उसका जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये क्या है, इसका भी लॉजिक समझो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, ठीक है। टेम्परेचर, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने एक बाल्टी में पानी ले लिया और एक गिलास में हमने पानी ले लिया, लेकिन टेम्परेचर तो सेम ही है ना। अगर हम इसे ठंडा नहीं कर रहे हैं, गर्म नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल हम रूम टेम्परेचर पर अगर एक गिलास में पानी रख ले रहे हैं या फिर एक बाल्टी में पानी रख ले रहे हैं तो उसका टेम्परेचर तो सेम ही है। तो टेम्परेचर जो है वह उस सिस्टम के मैटर के साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए वह उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वही इसके साइज पर डिपेंड करने लग जाएगा तो वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। टेम्परेचर हो गया, ऐसे ही हमारे पास सपोज कर लेते हैं प्रेशर भी हो गया। सपोज क्या करना है, प्रेशर भी इसी का ही एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर इसे अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। मैंने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर मतलब क्या, हमारे पास जो घरों में सिलेंडर यूज किया जाता है उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, ओके। अब इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, हम एक फिक्स्ड प्रेशर ले रहे हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 atm का यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो इस पूरे सिलेंडर में जो गैस प्रेजेंट है उस पर भी 2 atm का प्रेशर लगेगा। और अगर इसी में ही हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा पोर्शन भी देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे उस पर भी 2 atm का ही प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो प्रेशर होगा वह भी क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। टेम्परेचर भी इसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इस पूरे सिलेंडर को गर्म कर दीजिए तो हर एक मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर होगा वो सेम ही होगा, चाहे हम छोटे से मॉलिक्यूल पर बात कर रहे हैं चाहे हम पूरे सिलेंडर पर बात करेंगे, बात एक ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन बहुत बच्चों को डिस्टर्ब कर देता है कि ये कंसंट्रेशन एक्चुअली कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कंसंट्रेशन, अरे कंसंट्रेशन तो हम जानते हैं कि मैटर के साइज पर डिपेंड करना चाहिए और वह तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है अभी तक हमने क्लियर नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर आपको यह बात समझनी होगी कि एक्चुअली कंसंट्रेशन जो होता है वह मैटर के साइज पर डिपेंड नहीं करता। कहने का क्या मतलब है,
एक गिलास वाटर लीजिए, ठीक है, या फिर एक बाल्टी पानी ले लीजिए और उसमें चीनी को घोल दीजिए, ठीक है, चीनी डाले आपने और उसे घोल दिया। अब उस पूरे बाल्टी के जो पानी का मिठास होगा, स्वीटनेस होगा, और उसमें से एक गिलास वाटर निकाल लीजिए, उसका जो मिठास होगा यानी कि स्वीटनेस होगा वो दोनों का ही सेम होगा, ये बात हम जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीनी का कंसंट्रेशन है वह चाहे हम एक गिलास पानी में बात करें या फिर एक पूरे बाल्टी में ही बात करें तो वो दोनों सेम ही होगा। इसलिए जो कंसंट्रेशन होता है वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे मैंने डिस्कस भी किया, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल देख लिया। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। डेंसिटी जो होता है यह भी हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, अभी मैं डिस्कस कर दूंगा, ETC मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेंसिटी कैसे है, अगर इसके हम बारे में बात करते हैं तो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसका मैं ऐसे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ओके। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो मास है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर वॉल्यूम भी हमारे पास है, यहाँ पर आप ETC को हटा दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए मास, ठीक है। मास जो होता है, वैसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास स्पेस है, मतलब अगर आप इनमें स्पेस छोड़े हैं तो थोड़ा सा उस स्पेस को बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर और भी एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसे अलग से समझाऊंगा, और यहाँ पर भी अभी मैं अलग से एग्जांपल्स को समझाऊंगा, तो इसलिए यहाँ पर पहले चीज़ों को ध्यान दीजिए। मास भी हमारे पास इसी कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ पर मैं फिलहाल ETC लिख दिया हूँ, ठीक है। मास भी हमारे पास जो है यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर का अगर मैं एक छोटा सा भाग लेता हूं तो इसका मास अलग होगा, अगर पूरे मार्कर को मैं ले रहा हूं तो इसका मास अलग होगा, यानी कि मार्कर के साइज पर हमारे पास जो मास है वह डिपेंड कर रहा है, ओके। इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो मास होगा वह भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर ध्यान दो, डेंसिटी जो है, मैंने कहा कि यह हमारे पास क्या है, यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और मास जो हमारे पास है वह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वह भी हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी कि एक छोटा सा लॉजिक समझ में आ रहा है, कौन सा लॉजिक, कि अगर हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का हम डिवीजन कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलता है। यह एक छोटा सा ट्रिक समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जिसे हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि यह हमारे पास इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, या कई बार सोचना पड़ता है, और हमारे पास एग्जाम में अगर टाइम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम अगर इसका फार्मूला जानते रहेंगे तो फार्मूला लिखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, तो वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ और भी चीज़ों को मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा, क्या समझना है ध्यान दीजिए। देखो अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा पॉइंट के तौर पर लिख लीजिएगा कि हमारे पास जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वह एक्सटेंसिव अपॉन में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का होता है, और यहाँ पर एक छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे लिख लीजिए, मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के तौर पर ऐसे लिख लीजिए कि हमारे पास जो, खैर नहीं लिखने की ज़रूरत है, ठीक है, वैसे मैं लिखवाने वाला था कि हमारे पास जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वह मैटर के साइज पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं और भी चीज़ों को समझाता हूँ और भी एग्जाम्पल्स पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, ओके। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, मैं जानता हूँ, छाप चुके होंगे आप लोग, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद इसमें और भी चीज़ों को मैं समझाता हूँ, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत परेशानी की तो बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब इतना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि कठिन तो नहीं होता ये कॉन्सेप्ट, बट हाँ अगर आप अच्छे से समझे नहीं रहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये सही से इरेज नहीं हो रहा है आज तो अब यहाँ पर मैं और भी प्रॉपर्टीज़ को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, आई मीन कुछ और एग्जाम्पल्स मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप सभी को, क्योंकि मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे और एग्ज़ाम में हो सकता है इन्हीं में से आ जाए, हो सकता है इनमें से ना आए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बस ध्यान रखना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो आप चाहें तो एक साइड यहाँ पर लिख लीजिए,
कि हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो हमने लिखा है वॉल्यूम, दूसरा हमारे पास था मास। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी मेंशन किया है, तो उसे भी लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारे पास हो गया टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, और टेम्परेचर प्रेशर हो गया हमारे पास, डेंसिटी हो गया। ओके, डेंसिटी मैंने मेंशन कर दिया। और भी कुछ छूट रहा है क्या? अगर छूट भी रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। अब यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास कंसंट्रेशन था तो कंसंट्रेशन लिख लीजिए। अब यहाँ पर और भी हम चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखना कि हमारे पास जो एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी हो गया, ठीक है, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। ठीक है, ये सभी हमारे पास क्या है? ये सभी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यानी कि जिस भी टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी, ये सभी क्या है? हमारे पास एनर्जी के टर्म्स हैं। तो ये सभी जो एनर्जी के टर्म्स होते हैं वो एक्चुअली हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं। और इसी में ही एक और पॉइंट मेंशन कर लीजिए, हीट कैपेसिटी। आप सभी को ये सभी जो टॉपिक्स मैं लिख रहा हूँ इन सभी पर एक डिटेल अलग अलग से लेक्चर भी आएगा, तो वहाँ पर मैं इन चीज़ों को डिस्कस भी करूँगा। यहाँ पर बस मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी जो होता है यह भी हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। बट अगर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि हमारे पास चाहे Cp हो चाहे Cv हो, ये सभी के सभी हमारे पास क्या होंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हमारे पास हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव, ठीक है, इंडेक्स हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि हमारे पास कोई भी एक ग्लास है, तो वह चाहे छोटा सा ग्लास हो चाहे बड़ा सा ग्लास हो, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो उसमें प्रकाश गुजरेंगे, जो उसके मोड़ने की कैपेबिलिटी होगी, वो तो लगभग क्या मतलब दोनों का ही सेम होगा। ऐसा तो हम कभी नहीं कहते कि बड़े से कांच या ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उतना है और छोटे से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है। ऐसा तो हम कभी नहीं कहते, हम हमेशा यही कहते हैं कि एक ग्लास है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यह भी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। और इसमें आप लिख सकते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी। ओके, हमारे पास विस्कोसिटी भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि विस्कोसिटी हम जानते हैं अगर हम वाटर लेते हैं तो इसका विस्कोसिटी अलग होगा, और अगर हम थोड़ा सा वाटर लेंगे तो भी विस्कोसिटी उतना ही होगा। यानी कि हम पूरे बाल्टी भर लें या फिर एक पूरा गिलास भर लें, उसका विस्कोसिटी सेम ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके एक एग्जाम्पल हो गए। और भी एग्जाम्पल्स हम मेंशन कर सकते हैं। चलो नॉर्मल ऐसे लिख लीजिए, मोलैरिटी। मोलैरिटी भी इसी का एक एग्जाम्पल है। मोलैलिटी इसका ही एक एग्जाम्पल है। मोल फ्रैक्शन यह भी इसी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और आप इन सभी का जब आप फार्मूला लिखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो एक्सटेंसिव अपॉन में एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसके फार्मूला को ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। और भी चीज़ों को मैं डिस्कस कर सकता हूँ। चलो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए मोलर एंट्रोपी। ठीक है, मोलर एंट्रोपी इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, एंट्रोपी अगर लिखा गया है तब तक वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट जैसे ही मोलर वर्ड यूज हमने कर लिया, तो जैसे ही मैंने मोलर यूज किया तो मोलर एंट्रोपी है, तो ऐसे सिचुएशन में यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। यानी कि हमारे पास मोलर एंथैल्पी हो या फिर मोलर गिब्स फ्री एनर्जी हो या फिर मोलर इंटरनल एनर्जी हो, ये सभी के सभी हमारे पास क्या बन जाएंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाएंगे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
समझ में आया होगा। तो ये हमने एक्चुअली डिस्कस किया कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग क्या करिए, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमने बात कर लिया कि हमारे पास इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो अब उसको ही कंटिन्यू करते हुए अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक, ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, तो आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, तो अब ये क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, या फिर इसी को ही कई बार कहा जाता है स्टेट वेरिएबल्स, या फिर आप लिख सकते हैं स्टेट फंक्शंस। ठीक है, तो हम इसी को ही कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे पास जितने भी हम पॉइंट्स आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे वो सब के सब हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के ही अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, बट काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो अभी यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसके डिफिनीशन पर ही बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर अगर चलो मैं पहले डिफिनीशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो दी क्वांटिटीज, ठीक है, दी क्वांटिटीज हुज वैल्यू, ठीक है, हुज वैल्यूज, ऐसे लिखिए, हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाई, ठीक है, डिटरमाइंड बाई माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, लिख लीजिए मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब ये मैक्रोस्कोपिक एक्चुअली क्या आने का क्या मतलब है कि मेजरेबल, यानी कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, MEASURE, ठीक है, मेजरेबल। ओके, द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय माइक्रोस्कोपिक और मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड, उसी को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं, या फिर इसी को ही हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल। अब ये स्टेट वेरिएबल एक्चुअली क्यों कहा जाता है अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, स्टेट वेरिएबल भी कहा जाता है, या फिर इसी को ही आप कई बार कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये सभी बातें हम इसको कहते हैं। अब ये एक्चुअली कहने का क्या मतलब है, इसको समझो। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एक्चुअली वे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक को अलग रखिए, वेरिएबल्स को अलग रखिए। अब अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स मतलब होता है चर, जो कोई भी वैल्यू को धारण कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास थर्मोडायनेमिक वर्ड उपयोग किया गया है, यानी कि हम थर्मल केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं इसी को ही हम कई बार कहते हैं थर्मोडी वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये भी हम इन सभी चीज़ों के नामों से इसे हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि ये किसी भी मैटर के लिए अगर हमारे पास वह सिस्टम बना हुआ है तो उस सिस्टम के जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि देखो दो प्रकार के प्रॉपर्टीज होते हैं सिस्टम के पास। एक तो होता है माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे स्तर पर, बहुत ही छोटे स्तर पर हम जाकर उसके प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, और एक होता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, यानी कि हम बड़े स्तर पर उसके प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। बड़े स्तर कहने का मतलब है कि हम पूरे सिलेंडर का ही अध्ययन करेंगे, जैसे उसमें प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, उसका वैल्यूम कितना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उसका एंट्रोपी कितना है, उसका एंथैल्पी क्या है, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि वो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, जिसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि अच्छा इस सिलेंडर में इतना गैस है, अच्छा इसमें इतना टेम्परेचर लग रहा है, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इनके द्वारा हम कुछ वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसी क्वांटिटीज़ को ही हम कहते हैं कि वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, या फिर स्टेट वेरिएबल्स हैं, या फिर स्टेट फंक्शंस हम उन्हें कहते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ के होंगे। अब यहाँ पर और भी हम चीज़ों को थोड़ा धागा को खोलने की कोशिश करते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है,
तो चलो सबसे पहले मैं एग्जांपल्स डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आमतौर पर हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, ठीक है, वैसे तो हमने ऑलरेडी अभी अपने पहले लेक्चर से ही हम इन चीज़ों पर जब डिस्कस करते आ रहे हैं तो हमने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली हम सॉलिड स्टेट पर भी अध्ययन कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट पर भी अध्ययन कर सकते हैं, गैसियस स्टेट पर भी स्टडी कर सकते हैं। बट हमारा जो सिलेबस होता है वो गैसियस स्टेट के अराउंड ही होता है, ठीक है। इसलिए हम गैस के यहाँ पर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को लिखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिए फॉर ए गैस, ठीक है, फॉर एनी गैस भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर जिसे हम टी कहेंगे, आई थिंक क्लियर दिख रहा होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर को हम पी लिखेंगे। हमारे पास वॉल्यूम हो गया, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि वॉल्यूम को वी लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से लिखेंगे, ठीक है। ये सभी क्या है, एक्चुअली हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स या फिर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लिख सकते हैं, और स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, ये बातें तो आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आए, चलो एक एग्जांपल के तौर पर भी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे हम सपोज कर रहे हैं कि कोई भी हमारे पास एक गैस है, ठीक है, तो उसके पास हम सपोज करते हैं कि प्रेशर जो है वह 1 atm का प्रेशर रखता है, ठीक है। उसमें जो हमारे पास वॉल्यूम है वो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास उसका प्रेशर हमने देख लिया, टेम्परेचर चलो देख लेते हैं। टेम्परेचर हमारे पास जो है वो हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वॉल्यूम हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, कुछ भी वॉल्यूम आप ले सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 10, ठीक है, एंड हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ हम एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हैं कि हमारे पास एक गैस है, वह एक समय पर इतने से इतने पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि उसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है, नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, ठीक है। अब उसी गैस का हम दूसरे समय अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसका प्रेशर हम सपोज कर ले रहे हैं 2 atm है, और उसका हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हमारे पास सपोज कर लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका जो वॉल्यूम है वो 10 यहाँ पर मैंने लिया था, तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर 15, 20 कुछ भी हो सकता है। एंड ऐसे यहाँ पर हमारे पास नंबर मोल्स भी जो यहाँ पर है उससे हम अलग ले लेते हैं, यानी कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा वाला केस ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स हमारे पास मिल रहे हैं जो उस सिस्टम के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में काम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन वेरिएबल्स को ही हम कहते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, क्योंकि उस सिस्टम के थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में चीज़ों को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास जानते हैं कि ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ के होंगे। अब यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करिए, एक काम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये विजुअल्स नहीं हो रहे होंगे जो मैंने ग्रीन मार्कर का यूज किया है, तो आप लोग मैंने प्रोनाउंसिएट किया है उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब बढ़ें अगली तरफ। चलो, अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स को आप लोग समझो। आप लोगों से एग्जाम में कई बार इस पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हमारे पास एक्चुअली स्टेट, अब यहाँ पर लिखना नहीं है, ठीक है। जो लिखना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर, स्टेट वेरिएबल क्या होता है बताइए, और पाथ वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में बताइए। पाथ वेरिएबल कहूँ या स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन भी कह सकता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है आप सभी से पूछ लिया जाए स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है, स्टेट वेरिएबल, पाथ वेरिएबल। तो ऐसा सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही बोलना है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स वो होता है, वो हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं, या फिर वो वेरिएबल्स होते हैं, या फिर वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। चलो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, डिपेंड हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डिपेंड करता है। ये हमारे पास इसका एक डिफिनीशन है,
ठीक है। अगर हम पाथ फंक्शन पर बात कर रहे हैं तो वो इसके इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो किस प्रोसेस से आप लेकर जा रहे हैं चीज़ों को उस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि यह हमारे पास उसके पाथ यानी कि रास्ते पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनमें क्या है, डिफरेंस है। ओके, यहाँ पर स्टेट वेरिएबल होता है जो, या स्टेट फंक्शन जो होता है वह उसके इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है। वो किस रास्ते से जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो शुरू कहाँ से किया है और अंत कहाँ पर कर रहा है, इस पर उसको फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो पाथ फंक्शन होता है वो उस किस रास्ते से जा रहा है उससे उसको फर्क पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कहाँ किस रास्ते से जा रहा है इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, और जो हमारे पास पाथ फंक्शंस होते हैं वो पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा कि सपोज कर ले रहे हैं, मैंने आपको बताया कि स्टेट वेरिएबल्स में हमारे पास टेम्परेचर भी होता है, प्रेशर भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो हम सपोज कर ले रहे हैं कि हमारे पास एक गैस है जिसके पास इनिशियल वॉल्यूम जो है वो VI है और जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है वो VF है। ठीक है, तो इसमें अगर हमारे पास वॉल्यूम में जो इनिशियल से फाइनल में चेंज हो रहा है तो उसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम लिखते हैं VF माइनस VI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास टेम्परेचर भी है तो हम टेम्परेचर के भी लिए यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और अगर हमारे पास यहाँ पर प्रेशर है तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रेशर का भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या बात पता चल रहा है कि स्टेट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो उसके इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर या फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। बट हमारे पास जो पाथ फंक्शन होता है वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, बस इससे फ़र्क पड़ता है कि हम किस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेट वेरिएबल्स के एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि हीट एंड वर्क बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। हीट एंड वर्क जो हमारे पास होते हैं ये एक्चुअली पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ वेरिएबल होते हैं, बट जो हमारे पास और जितने भी हम लगभग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो सभी के सभी हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने ये बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट के तौर पर समझाया है, बट हाँ इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में स्किप नहीं करना है, अच्छे से तैयार कर लीजिए, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच रहा है जिसे मैं अगले लेक्चर में इंट्रोड्यूस करूँगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये सब कुछ 15 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूँगा, बट समझाते समझाते टाइम लग ही जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इंटरनल एनर्जी पर मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर भी लेकर आऊँगा जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सभी को पढ़ा दूंगा तब। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर को पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जरूर आपको समझ में आया ही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, बट अब आप सभी के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहाँ पर आपको हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।